हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार वर्मा है। आज फिर से हम एनसीईआरटी की किताब का दूसरा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एक एक करके सवालों को लगाएंगे। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो इसमें हम सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, और कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम एक एक करके सवालों को लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखने से पहले मैं सबसे पहले एग्जाम्पल से बताऊंगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। जैसे मैंने लिख दिया 3, 5, 2 और मैंने बोला कि 3 जो है वो किस किस संख्या से कटेगा। तो हम लोग तो बोलेंगे कि 3 1 से कटेगा या खुद अपने आप से कटेगा। जैसे मैंने बोल दिया 5 किस किस संख्या से कटेगा, तो हम बोलेंगे कि 5 1 से कटेगा या तो खुद 5 से कटेगा। जैसे मैंने बोल दिया 2, तो ये भी या तो 1 से कटेगा या तो खुद अपने आप से कटेगा। अर्थात वे संख्या है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे परिभाषा में कुछ भी नहीं याद करना है, बस मैंने एग्जाम्पल से बताया। जैसे संख्या 3 को लिया, तो 3 किस किस संख्या से कट रहा है, तो 3 1 से कट रहा है और खुद अपने आप से कट रहा है। 5 को हमने लिया तो ये खुद 1 से कट रहा है और खुद अपने आप से कट रहा है। जैसे मैंने 2 लिया तो ये 1 से कट रहा है और खुद अपने आप से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। पहले परिभाषा हम लोग लिखेंगे। वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं अपने आप से वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं अपने आप से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने कोई भी संख्या लिया, जैसे मैंने ले लिया 7, तो 7 को कौन कौन सी संख्या है जो 7 को कटा सकती है। हम 7 को बोलेंगे या तो 7 को 1 कटाएगा और ये 7 खुद अपने आप से कटेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 7 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन मैंने ले लिया अभी 4, तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और खुद अपने आप से भी कटता है। तो ये 4 को हम बोलेंगे कि यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए सिर्फ 1 से और खुद अपने आप से कटना चाहिए, इसके अलावा और अन्य किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया 6, तो 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। तो 6 को हम लोग बोलेंगे कि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। बस इसमें हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि कोई भी अभाज्य संख्या चेक करना है, तो ये सिर्फ ये देखना है कि उसके केवल और केवल वो 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे। अगर 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया अभी 9,
तो 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। तो हम लोग बोलेंगे कि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अभी मैंने लिख दिया 11, तो 11 या तो 1 से कटेगा या तो खुद अपने आप से कटेगा। हम लोग बोलेंगे कि 11 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में सिर्फ यही सोचना, कोई भी संख्या अगर हम लोग लेते हैं तो इसको ये देखना है कि उसकी केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात वो 2 संख्या से कटता हो, अन्य किसी तीसरे संख्या से नहीं कटना चाहिए। कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने ले लिया 19, तो 19 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटती है और खुद अपने आप से कटती है। तो हम लोग 19 को बोलेंगे कि 19 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा ये है कि वे संख्या है जो 1 से कटे या खुद अपने आप से कटती है, उसको ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने ले लिया 20, तो 20 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है और खुद अपने आप से भी कटता है। तो हम लोग 20 को बोलेंगे कि 20 एक अभाज्य संख्या नहीं है। बस ऐसे ही चेक करना है। अब एक एक करके सवालों को हम लोग सवाल लगाएंगे। अभाज्य संख्या में कुछ नहीं समझना है, बस ये देखना है कि कोई भी संख्या है और उसके अगर केवल वो 2 संख्या से कट रहा है तो बोलेंगे कि वो अभाज्य संख्या, और जैसे ही कोई संख्या अगर 2 से अधिक संख्या से कट रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका पहला सवाल हम लोग हल करेंगे। पहला सवाल दिया है 140, हल। सबसे पहले दिया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो हम लोग 140 लिख लेंगे। 1 से तो सभी संख्याएं कटती है और एक अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे किसी ने बोल दिया कि क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है? हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि एक से तो कटेगा, ठीक है, लेकिन एक अन्य और किसी संख्या से नहीं कटता है। और अभाज्य संख्या होने के लिए उसके मतलब वो 1 से कटना चाहिए और खुद स्वयं से भी कटना चाहिए। कम से कम उसके 2 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन एक के तो केवल 1 फैक्टर है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम 140 का जब अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 1 को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद हम 2 को चेक करेंगे। 2 या तो ये 1 से कटता है या तो ये खुद अपने आप से कटता है। तो 2 को हम लोग बोलेंगे कि 2 एक अभाज्य संख्या है। हाँ, तो हम लोग 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 70। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 35। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7। फिर अब 7 से भाग करेंगे। एक सेकेंड, इसमें मैंने 2 के बाद 5 को ही क्यों लिया? 2 के बाद मैंने 3 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 से 35 को भाग करने पे ये पूरा भाग नहीं जाएगा। और 3 को ले सकते हैं क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा। 4 को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि उसके 3 फैक्टर होते हैं, 1 2 4। और 5 को हमने ऐसे लिया क्योंकि 5 या तो 1 से कटता है या तो खुद अपने आप से कटता है। और 7 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 से कटता है और खुद अपने आप से कटता है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। फिर इसका दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल दिया है 156। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। 156
156 को हम सबसे पहले 2 से घटाएंगे, क्योंकि इसका इकाई 6 है तो आराम से 2 से कट जाएगा। 2 से, और 2 एक अभाज्य संख्या भी है तो इसको घटाएंगे तो 2 7 14 और 2 8 16। फिर इसकी इकाई का अंक 8 है तो ये आराम से 2 से कट जाएगा, तो 2 3 6 और 2 9 18। फिर इसका इकाई का स्थान आ गया 9, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा, कट भी जाएगा। और 3 एक अभाज्य संख्या भी है तो इसको भाग करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। फिर 13 खुद अपने आप से भी कटेगा, और 13 एक अभाज्य संख्या भी है, 13 को ले लेंगे तो हम 156 का लिख देंगे फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसमें जितने भी प्रकार की संख्याएं आएगी वो सभी की सभी अभाज्य संख्या होगी। जैसे इसमें 2 आया है तो 2 1 से कटता है और खुद अपने आप से कटता है, 3 भी आया तो 3 भी 1 से कटता है और खुद अपने आप से कटता है, और 13 भी है ये भी 1 से कटता है और खुद अपने आप से कटेगा। तो ये जितनी भी संख्याएं आएगी इसमें सभी की सभी अभाज्य संख्याएं होगी। इसका तीसरा सवाल हल करेंगे हम लोग। तीसरा सवाल दिया है 3825। 3825 इसका इकाई का स्थान 5 है, तो हम देखते ही बोलेंगे कि यह 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है लेकिन ये 2 से कटेगा नहीं। अब देखेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। हम इसके आगे क्लास में देखेंगे कि कोई भी संख्या किस संख्या से कटेगा, जैसे 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम। हम देखते ही हमको मालूम चल जाएगा कि यह संख्या इस संख्या से ही कटेगा। जैसे इस संख्या को देखते ही हमको मालूम चल जाएगा कि यह संख्या 5 से कटेगा, तो हम लोग तुरंत कर लेंगे। ये सोचना नहीं है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। और ऐसे भी 5 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन उससे भी पहले हम लोग चेक करेंगे कि यह संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 8 3 11 11 और 2 13 13 5 18, मतलब यह संख्या 3 से भी कट जाएगा। तो पहले हम 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इसमें भाग करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर ये 2 बजे 22 होगा, 3 7 21 और 3 बचे 15। फिर यह 3 से भाग चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। फिर 3 से भाग चला जाएगा, तो फिर 3 से करेंगे तो ये 1, फिर 3 से अब भाग नहीं ले जाएगा, क्योंकि 4 2 6 6 5 11, तो 11 कभी भी 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। अब इसको हम 5 से भाग करेंगे, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो हम 5 से भाग ले जा सकते हैं। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 8 40 और 5 बचे 25। फिर ये 5 से जाएगा तो ये 17 हो जाएगा। फिर इसको हम 17 से भाग कर देंगे, क्योंकि 17 भी एक अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया 1, और भाग तब तक हम लोग करते हैं जब तक कि शेषफल 1 ना आ जाता है। तो हम लोग लिख देंगे 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जितनी भी संख्याएं आती है, ये 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, सभी की सभी संख्या अभाज्य संख्या आती है। इसीलिए यही बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो यही ना हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब हम लोग चौथा सवाल हल करेंगे। चौथा सवाल दिया है 5005 हल। सबसे पहले 2 से हम देखेंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर 5 है, और 2 से कटने के लिए इकाई के स्थान पर सम संख्या होना चाहिए। 3 से हम देखेंगे
तो 3 से ऐसे नहीं करेगा क्योंकि जो अंकों का योगफल 10 आ रहा है और 10 कभी भी 3 से विभाजित नहीं होता है। हम इसमें 5 से भाग ले जाएंगे। 5 से भाग करेंगे तो 5 में 5 और ये 0 और ये 1 हो जाएगा। फिर इसमें हम 7 से भाग ले जाएंगे क्योंकि 5 के बाद 6 एक भाज्य संख्या होता है। इसके बाद हम 7 से ट्राई करेंगे तो 7 से भाग ले जाएंगे क्योंकि 7 भी एक अभाज्य संख्या होता है। हाँ, तो इसमें हम 7 से भाग ले जाएंगे क्योंकि 7 भी या तो 1 से कटता है या खुद अपने आप से भी कटता है, इसलिए हम 7 से भाग ले जाएंगे। तो 7 से भाग ले जाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ 3 बचा तो 30 हुआ, तो 7 चौके 28, फिर हासिल 2 बचा तो 21 हुआ, 17 के 21। फिर अब इसमें हम 7 से भाग नहीं ले जाते क्योंकि 7 दूनी 14, फिर से 3 बच जाएगा। इसके बाद हम 11 के पास जाएंगे क्योंकि 11 भी एक अभाज्य संख्या होता है। 11 से भाग ले जाएंगे तो 11 में 11 यहाँ से 3 बचा तो 33 हो जाएगा, तो 11 क्या है 33। फिर अब इसमें हम 13 से भाग ले जाएंगे क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं 5005 को 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस उस संख्या से हमें भाग करना है और उसी संख्या से भाग करना है कि जो अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमें प्रश्न में पहले ही बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फिर पांचवा दिया है 7429। 7429 सबसे पहले हम इसका इकाई स्थान देख रहे हैं 9, तो ऐसे ही यह 2 से नहीं कटेगा, तो हम 3 सब चेक करेंगे कि ये 3 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 7 4 11 तो 13 और 9, 13 7 20 2 22, तो यह 3 से भी नहीं कटेगा। 9 2 11 11 4 15 15 7 22 हो जाएगा, तो यह 11 से भी 3 से भी नहीं कटेगा। अब हम देखेंगे कि यह 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 7 से भी भाग ले जाएंगे तो 7 में 7 7 6 42, लेकिन फिर 9 में भाग ले जाएंगे तो शेषफल 2 बच जाएगा, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। फिर 7 के बाद हमें अभाज्य संख्या आता है 11, तो 11 से चेक करेंगे तो 11 से 66 और 66 और 4 70 8 हो जाएगा, तो 82 हो जाएगा। 11 से 77 और 3, मतलब ये 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करेंगे तो 13 से भाग ले जाएंगे क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 13 5 65 और 5 4 9 92 हो जाएगा। तो 13 5 65 13 6 78 13 7 91, इससे भी नहीं जाएगा। तो हम 13 के बाद हम 17 से चेक करेंगे क्योंकि 17 भी एक अभाज्य संख्या होता है, तो 17 से ले जाएंगे तो 17 से हम लोग ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 17 चौके 68, 17 चौके 68 2 70, तो ये 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51 और 9 2 11, तो आराम से और 17 7 19 है, तो हम 17 से भाग ले जाएंगे। 17 से तो 17 चौके 68 और 2 70, तो 6 हुआ, तो 6 तो ये 62 हो जाएगा। तो 62 में जब हम लोग 17 से भाग ले जाएंगे तो 17 तिया 51 और 9 60 और 2 11, तो 119 हो जाएगा। तो 17 7 19 से फिर 437 में फिर हम भाग ले जाएंगे। अगर 17 से फिर भाग ले जा रहे हैं तो 17 दूनी 34 और 6 3 9 97, ये 17 से भी भाग नहीं जाएगा। तो अब 17 के बाद हम 19 से चेक करेंगे कि 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 19 दूनी 38 और 2 40 और 3, तो 19 के 57, तो आराम से 19 से कट जाएगा। तो 19 दूनी 38
और 2 40 और 3 तो टोटल 2 और 3 5 तो 19 के 57। तो फिर हम लोग 23 से भाग ले जाएंगे क्योंकि 23 भी एक अभाज्य संख्या है। बस तो लिख सकते हैं 7429 को 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और 7429 के जितने भी हमने ये लिखे 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है। क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम भाग ले जाएंगे तो ये तो या तो ये 1 से कटेगा, ये खुद अपने आप से कटता है। तो यही तो इसी को तो बोलते हैं अभाज्य संख्या। और यही बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इसको गुणा करेंगे तो फिर ये संख्या आ जाएगा। और इसी को बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कृपया लाइक करें। तो ठीक है, फिर कल की क्लास में हम देखेंगे कि इस दूसरा प्रश्न को कैसे हल करेंगे।